बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. So today, dear students, I'm here to talk about the remaining organizational structure concept. लास्ट लेक्चर में जो हमारी दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स हायरार्किकल और मैट्रिक्स, हमने डिफरेंट दो स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। द हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता। ये आपके सामने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था जिसमें टॉप मैनेजमेंट के बाद मिडल मैनेजर्स फंक्शनल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया गया। उसके बाद डिफरेंट इश्यूज की वजह से आपने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जिसमें प्रोजेक्ट टीम्स की और ग्रुप्स की फॉर्म में, टीम वर्किंग की फॉर्म में, सपोर्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया। दिस रिड्यूस मैनी ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक टीम पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं एंड दीज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांचेस और डिपार्टमेंटल एरियाज। So today we will start from key principles of organizational structure. First of all, the concept of level of hierarchy. Levels of managers and levels of hierarchy. These are two different terms, two different definitions. We have only three levels of managers: top, middle और lower. हाँ, लेकिन लेवल ऑफ हायरार्की इनकी कोई लिमिट नहीं, ये 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, ये अप टू 12-14 तक जा सकते हैं। इट मीन्स दैट सीनियर मैनेजर्स के अंदर भी 2 या 3 लेयर्स आ सकती है। इवन मिडल मैनेजमेंट के अंदर असिस्टेंट मिडल मैनेजर्स आ सकते हैं। ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से एक लेवल ऑफ मैनेजर यानी मिडिल लेवल के अंदर लेवल ऑफ हायरार्की एग्जिस्ट करती है, जो कि 1 या 2, 3 या 4 लेवल तक जा सकती है। इसी तरह लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स में भी ऐसा ही। So the level of hierarchy means a stage within the organizational structure in which the people working it have equal form of status, responsibility and authority। एक लेवल पे काम करने वाले जो लोग हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, उनकी अथॉरिटी इक्वल होगी लेवल ऑफ हायरार्की। इस तरह उससे नीचे जो जूनियर मैनेजर्स हैं, सारे के सारे लोअर मैनेजर्स जिनको कहा जाता है, इन सब की अथॉरिटी दैट वुड बी द सेम। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक डायग्राम है, जैसे बोर्ड, प्रेसिडेंट, वीपीज, डिप्टी हेड, सुपरवाइजर, एम्प्लॉइज। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शो किया हुआ है एक रैंक को बताने के लिए। इसमें लेवल ऑफ हायरार्की डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे सुपरवाइजर्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की एग्जिस्ट कर सकते हैं। Every level within the organizational structure is acting as a grade or rank of staff, जैसे middle rank, lower rank, assistant lower rank. Lower ranks are called the subordinates and the upper ranks are called the superior people of a higher rank. The greater the number of levels, the greater the number of ranks and grades within the organization. It is called the tall structure. नंबर ऑफ लेयर्स पे, नंबर ऑफ लेवल्स पे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस कर रहा है। जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉल कंसिडर होगा। जितने लेवल्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है और उसके लेवल ऑफ हायरार्की कम है तो उसको शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो चेन ऑफ कमांड की लैंग्वेज में वी डिवाइडेड द level of concept of level of hierarchy into two types: the tall organizational structure and the short organizational structure.
कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स बताए गए हैं. These drawbacks are related to the tall structure. So if you are having a tall structure, there are certain types of drawbacks for the organization. First of all, the communication. The first drawback is relevant with the communication process. जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे उतनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी. स्पेशली उस वक्त जब आपकी एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच में इतना ज़्यादा फासला है कि एक ब्रांच एक कंट्री में है, इवन दूसरी ब्रांच दूसरी कंट्री में. So there is a need to develop a coordination between both branches. लेकिन इसमें आपको क्योंकि लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. द मैसेजेस बिकमिंग डिस्टॉर्टेड और फिल्टर्ड इन सम. हो सकता है मैसेजेस आपके प्रॉपर तरीके से ना पहुंच सकें, डिस्टॉर्ट हो जाएं या टूट जाएं, फिल्टर हो जाएं किसी तरीके से. सो अगर इसी ड्रॉबैक को दूसरी टाइप में देखा जाए शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कम नज़र आएंगे. स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं. व्हाट इज meant बाय द स्पैन ऑफ कंट्रोल और उसके नैरो का मतलब क्या है, इसको ज़रा होल्ड करते हैं. A greater sense of remoteness amongst those on lower level from the decision making power at the top. जितनी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ज़्यादा है रिमोटनेस में प्रॉब्लम आएगी आपको. रिमोटनेस का मतलब है द कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स टू ओवर देयर सबॉर्डिनेट्स. मैनेजर से एम्प्लॉयज़ जितने लेवल्स दूर होते जाएंगे उनका कंट्रोल उतना ही वीक होता जाएगा. रिमोट कंट्रोल उस वक्त तक ही काम करता है जब कोई डिवाइस आपकी एक्सेस में हो. एम्प्लॉयज़ अगर बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे तो रिमोटनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम नज़र आएगी. So what is meant by the chain of command? Chain of command is very simple. The top managers given the instructions to the middle managers. Then these middle managers passes the instructions to the lower management. The lower managers orders to, to their employees, the line employees. So the authority has been passed from the top to middle and middle to the lower. That is called the chain of command. This is the way in which the order, responsibilities, communication process is passed from the top level of organization to the lower level of organization. From the board of directors to the branch managers, then from the branch managers to the lower management and the lower managers to the staff. Organizational structure जितना tall होगा, chain of command tall है. Chain of command, we have two types of chain of command. The tall chain of command, as we call the tall structure, and the short chain of command, short organizational structure. इसमें भी एक ड्रॉबैक लिखा नजर आ रहा है. The longer will be the chain of command, the slowing down the process of communication. Again, distorted and filtered की प्रॉब्लम नजर आएगी इसमें. And the span, the number of people working within a manager, directly working under a manager. एक मैनेजर के अंडर जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है, उस ब्रांच देयर इज अ ब्रांच मैनेजर ओवर हियर and 20 number of workers are working within a branch. So all these 20 people are acting as a span of control of branch manager. 20 people को manage करना responsibility है branch manager की. So all these people are accountable to follow the accountable to receive the instructions from the branch managers and report them back. So these people are called the span of control of branch manager. We have also divided the span of control concept into two types as well. Narrow span of control and the wider. This is just like we also relate this concept with the previous concept, this chain of command. The same tall और short structure अभी recently previous slide में हमने पढ़ा.
स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द सेम। जो टॉल स्ट्रक्चर है वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसमें लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो नैरो है। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स ईच मैनेजर के अंडर कम है। इसी तरह शॉर्ट, दूसरी टाइप थी शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। जो शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगी वो स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक मैनेजर के अंडर वर्कर ज़्यादा है तो वो वाइडर कंसीडर होगा। So we have two types of span of control, this narrow span of control and the wider span of control. Easy है कि narrow means the tall structure and the wider means the short structure. Wide तो है लेकिन short है। इसी तरह tall तो है लेकिन narrow. In the wider structure, each manager is responsible for more number of people, while in the narrow, manager has less number of subordinates to deal with. वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता नज़र आता है, डेलीगेशन। एएच में भी, इवन ओ लेवल के सिलेबस में भी डेलीगेशन, असाइनमेंट एंड द डेलीगेशन। नॉर्मल लाइफ में जो वर्ड असाइनमेंट के तौर पर बोला जाता है, बिजनेस के अंदर ये वर्ड डेलीगेशन में कन्वर्ट हो। So there is a difference, a slight difference between delegation and the assignment according to the business subject. Delegation का मतलब है giving the authority and the responsibility along with some sort of trust. लेकिन ये भी एक procedural method है जिसमें employee को पहले training, proper training is provided to the employee। काम को employee को सिखाया जाता है, उसको ट्रेनिंग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब और इंडक्शन प्रोवाइड की जाती। देन द टास्क एंड द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉय। विदाउट द ट्रेनिंग, without providing the proper training to employees, the delegation will be unsuccessful. The delegation means the passing down of authority to junior staff to perform tasks and take decisions from higher to lower level in the organization. Means superior giving the superior delegating the responsibility to the subordinate। एक मैनेजर जैसे कि वो ब्रांच मैनेजर with holding 20 number of people as a span in his span, so different jobs are delegated to these 20 people। The branch manager is responsible for designing the job, writing the job description of each employee, every employee, and that job description then be delegated to each employee. Everyone is responsible for certain types of responsibilities. Everyone would be delegated to certain types of jobs. So it is just like giving, allocating the job description along with the trust। क्या डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये डिस्कस किया जाएगा असाइनमेंट में और डेलीगेशन में। द बिगेस्ट डिफरेंस इज delegation means giving the responsibility along with the trust, along with the appropriate training and development to the employees। Managers will delegate responsibilities to employees and will trust them to perform well। और ये ट्रस्ट कैसे आएगा? ये ट्रस्ट ऑब्वियसली एक नए एम्प्लॉय के लिए नहीं है ये वर्ड। A new employee is hired, that employee should provided a proper induction training, then on the job or off the job according to the requirement। then उसको कुछ अर्सा ऑब्जर्व किया जाता है, उसके काम को उसकी मिस्टेक्स और उसके एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। देन अगेन अ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड। देन एक वक्त आता है कि एम्प्लॉय काम को सीख जाता है। देन दिस इज द टाइम टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय। विद द पैसेज ऑफ टाइम the employees are then accountable to the manager of their performance। There are certain types of benefits of delegation as well। The managers are responsible for the strategic role। मैनेजर का काम अपने मेन फंक्शन को, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पीपल एंड द डिसीजन मेकिंग रोल,
उसको परफॉर्म करना rather देन वो एम्प्लॉय को कंट्रोल करें सारा दिन और उनकी जॉब को मेंटेन करें, मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें. Supervision is a very slight task of the manager, a very short, a very smallest part of the management job. Most of the managers सुपरविजन को बहुत पसंद करते हैं और सुपरविजन में ही सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं. बट द सुपरविजन इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट जॉब. मेन main goal of manager is to deal with the strategic issues. The delegation helps to show trust on subordinate and it helps to motivate the employee because employee feel that the trust is being put on them. Motivation की जो basic reason है वो trust. Supervision कभी भी employee को motivate नहीं करती. It never motivate the employees. Although supervision को बिल्कुल भी neglect नहीं किया गया, a small amount of supervision is also needed. It helps develop and train people for the more senior man. First of all, तो ये subordinates को अपने job के लिए train करती है. Then they also prepare for the more senior position, and is one way of assisting people to achieve their full potential to gain self-actualization. It can lead to the self-actualization. Delegation trust को raise करेगी, trust performance को raise करेगा, and the performance leading to the self-actualization. There are different types of drawbacks of delegation as well. Delegation is always along with the training. Always remember, without the training, if the task is not made clear, if the training is not given, appropriate training is not provided, and if the sufficient authority is not transferred, then delegation will not be successful. Sometimes managers may delegate some of the boring jobs to the employees. इसको डिफाइन करना बहुत ईजी है. डेलीगेटिंग द बोरिंग जॉब. हर वो जॉब जो एम्प्लॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट नहीं, उसके स्किल से रेलेवेंट, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से, उसके इंटरेस्ट से रेलेवेंट नहीं है, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज बोरिंग जॉब. और इसको अगर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, हर वो जॉब that the job without the financial, there are certain managers who give employees some of the extra tasks, but these extra tasks are without the financial rewards. So ये extra task जो financial rewards के बगैर हैं, ये sometimes employee के लिए boring माना जाता है. Organizational behavior ये फोर्स करता है मैनेजर्स को कि जो भी एक्स्ट्रा टास्क हो दैट शुड अलोंग विद द फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ताकि एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो उसमें ऐड अप करे. So the next concept would be center decisions, centralization and the decentralization. The most important concept in this chapter, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कंसिडर किए जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. बट बोथ concepts are very easy. Centralization means taking all of the important decisions at the head office, at the center of the organization. And the concept of delegation is minimum because the junior managers and the branch managers and the departmental heads are not allowed to take decisions in their areas. If they have any kind of problem, any kind of financial issue, any type of decisions, they are not allowed to take these decisions. They have to ask from the head office about the decision. उनको ईमेल या उनको फ़ोन कॉल या उनको लेटर लिखना होगा, उनको फैक्स करना होगा और डिसीजन के बारे में पूछना होगा. ओवरऑल ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने में, सुनने में काफ़ी स्लो नज़र आएगा. ऑब्वियसली ये स्लो होगा
because the junior managers have to ask all of the issues. They have to coordinate all of the issues with the center. कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उनको फौरन जो है वो सेंटर से कांटेक्ट करना है एंड सेंटर में कौन डिसीजन लेगा in the head office the senior managers are responsible for taking the decisions resolving the issues rather that issue related to the whole organization or rather that issue is related to a particular part branch or department of the firm the senior managers are not allowed to take the decisions at the junior level लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो कि एक वर्ड में बता दिया जाता है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी द सेम थिंग्स एवरीवेयर सबसे बड़ा बेनिफिट बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ सेंटर डिसीजन हर ऑर्गेनाइजेशन में हर ब्रांच का जो चलने का तरीका है जो कलर स्कीम है जो प्रोसीजर्स हैं कलर स्कीम्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स वे ऑफ वर्किंग वे टाइम शेड्यूल द टाइम पीरियड कस्टमर के साथ जो डीलिंग का जो मेथड है वो यूनिफॉर्म है जो पॉलिसीज़ हैं अगर हॉलीडे है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हॉलीडे है काम कर रहे हैं अगर एक नया रूल आया दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू दी ऑल एरियाज ऑल ब्रांचेस concept of uniformity is really a good concept really a beautiful uh, thing which is implemented to the whole organization सबसे बड़ी खूबसूरती सेंट्रलाइजेशन की वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर बिकॉज कस्टमर किसी भी ब्रांच में जाएगा कि बैंक की किसी भी उसको सेम टाइप ऑफ सर्विस सेम टाइप ऑफ आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की उसको सेम टाइप ऑफ कल्चर जो है सेम टाइप ऑफ पॉलिसीज जो है एग्जिस्ट आपको मिलेगी तो यूनिफॉर्मिटी इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हेड ऑफिस विल बी एबल टू exert strong hold, considerable control over all the operations. First of all, the first benefit would be the uniformity, a fixed set of rules and procedures in all branches, in all departments, in all areas of the firm that is coordinated and designed by the senior managers, implemented to the all areas of the organization. It could lead to uniformity and रैपिड डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं इसमें एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कहना चाहिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग क्योंकि बिकॉज द सीनियर मैनेजर्स आर मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल तो इनके जो डिसीजंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कंसिडर किए जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट पॉलिसीज एक जैसी पॉलिसी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन and the senior managers would take the decisions for the interest of the whole organ, not for the specific part, not for the specific branch or department. That is implemented to the whole organization. अगर कोई बजट एलोकेट किया गया तो वो भी पूरी फॉर्म को मिलेगा किसी एक पार्ट को नहीं अगर एक आइडिया सोचा गया दैट इज इम्प्लीमेंटेड टू ऑल एरियाज ऑफ द बिजनेस नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट लास्ट बेनिफिट भी बहुत अच्छा है junior branches are not allowed to buy any type of equipment asset they are not allowed to buy anything अगर उनको कोई चाहिए फॉर एग्जांपल उनको कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए दे एक रिक्विजिशन बनेगी जो कि हेड ऑफिस में सबमिट होगी देन हेड ऑफिस सेंटर ऑफ द बिजनेस उनको इन्फॉर्म करेगा कि उनको कंप्यूटर सिस्टम्स कब मिलेंगे देन सेंटर मुख्तलिफ ब्रांचेस से डाटा कलेक्ट करके एक खास वक्त में कंप्यूटर सिस्टम्स को ख़रीदेगा एंड दीज कंप्यूटर्स आर एलोकेटेड to the branches to the departments according to their requisition according to their need इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी इसमें नज़र आ रहा है और एक प्रोसेस का जो स्लो डाउन एक प्रोसीजर है वो भी इस पर इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है हीटर के लिए बोला है ब्रांचेस ने रिक्विजिशन सबमिट करवाई है और हेड ऑफिस ने कहा है कि हाँ जी हम खरीद लेंगे इतने में आपका जो विंटर सीज़न है वो पास हो गया
मोस्ट ऑफ द टाइम हेड ऑफिस के डिसीजन जो हैं वो कंपैरेटिवली स्लो नज़र आएंगे। So exact opposite concept of centralization, in which all the decisions, all the authority is passed to the junior managers, departmental heads, branch manager, regional managers, area managers, allowing decisions to taken away from the head office. They are allowed to take decisions away from the center of the business. This much involved delegation. अब हम बात करेंगे डेलीगेशन की, जिसके प्रीवियस में आपने देखा है कि डेलीगेशन तो कॉन्सेप्ट आपको बड़ा मिनिमम सा नज़र आया। ब्रांच मैनेजर सेंटर से पूछेंगे, जबकि इधर आपको डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। डेलीगेशन मीन गिविंग the branch managers, departmental head, the authority to perform the task and authority to take the decisions. The decisions are taken by those managers who are closer to the action and the problems. जूनियर मैनेजर्स वो जो अपने ब्रांच में नज़र आ रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसको वो जल्दी रिजॉल्व कर सकेंगे। एक कस्टमर है, वो आया है, वो एक प्रॉब्लम लेके आया, अगर उसको ये बोला जाए कि हम सेंटर को ईमेल करेंगे फिर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्शन यही है कि वो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में आए, उसी वक्त उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर, फ्रॉम द स्टाफ ऑपरेटेड फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर। इसमें एक बेनिफिट ये भी बताया गया है कि जो जूनियर मैनेजर्स हैं ये लोकल प्रॉब्लम से ज़्यादा क्लोजर हैं और अवेयर हैं, so they are able to take more incisive, more accurate decisions according to their local area problems, rather than rather than contacting to the center, which is जो कि truly slow नज़र आ रहा है। Local decisions has to be made which reflect different conditions. The managers are responsible for taking the decisions, and these managers are closer to the customer, closer to the customer's problem, closer to the issues. It would help to develop more junior staff members. Delegation helps to prepare more junior staff for higher positions, for more challenging positions. It allows the delegation, and delegation means you are trusting your junior branch and department head to take any kind of decisions, and these decisions would be suitable to their local area problems. They are closer to the problem, they are more accurate, more responsible. सेंट्रलाइज में जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक एक स्टडी किया गया था, जो कि स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे बेनिफिट के तौर पे स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें आपको क्लियरली नजर आएगी। So this is all about today's lecture. We start with the key principle of the organizational structure, in which first of all level of hierarchy, different layers of the organization, chain of command, the authority passed from top to lower. Span of control means the number of employees working under a manager. Delegation means giving responsibility, jobs to employees along with the trust. Advantages, drawbacks. Then centralized decisions which are uniform to the whole organization, and the decentralization, which are actually more speedy decisions near to the local area, near to the customers, near to the junior staff members, and the benefits. Thank you.